नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। हम लोग लैंड लॉज, लैंड एंड रियल एस्टेट लॉज की एक सीरीज रन कर रहे हैं जहां पर को हम लोगों ने अभी तक कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हम लोग ने अभी शुरू करा था दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, तो उसी के फर्दरेंस पर ये वीडियो है। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की, और साथ ही हम थोड़ा सी बात करेंगे एक टॉपिक की जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। जितने भी बेयर एक्ट्स हमने देखे हैं या पढ़े हैं अभी तक, हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी बेयर एक्ट होते हैं उनके सेक्शन 2 पर डेफिनेशंस हुई होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है इसके भी सेक्शन 2 पर डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो दी है सेक्शन 2A पर बेसिक रेंट की। तो बेसिक रेंट का मतलब दिया है कि कोई भी ऐसा बेसिक रेंट जो शेड्यूल सेकंड शेड्यूल पर दे रखा है, पर ये उन प्रॉपर्टी के लिए है जिनको 2 जून 1944 से पहले लेट आउट कर दिया हो, और जिनको किराए पर 2 जून 1944 के टाइम से पहले लगा दिया हो, उनके ऊपर ये बेसिक रेंट अप्लाई होता है। ठीक है, सेक्शन 2 भी बात करता है कंट्रोलर की। तो ये कहता है कि कंट्रोलर का मतलब है कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 35(1) एंड इंक्लूड एडिशनल कंट्रोलर जो 35 सब क्लॉज 2 पर आता है। तो इसने कंट्रोलर को भी सिंपल डिफाइन वही कर दिया है जो एक्ट के अंदर दे रखा है। फिर आते हैं फेयर रेट के बारे पर। तो फेयर रेट की बात करता है कि रेट फिक्स्ड अंडर सेक्शन 31 एंड रिवाइज अंडर सेक्शन 32। तो इनको अगर हम देखेंगे और पढ़ेंगे, तो मैं आपको अगर पढ़ के बताऊं सेक्शन 31 ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। सेक्शन 31 दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का जो है वो बात करता है कि वेयर द कंट्रोलर ऑन अ रिटन कंप्लेंट or otherwise has reason to believe that the charges made for board or lodging of or any other service provided in any hotel or lodging house are excessive, he may fix a fair rate to be charged for board, lodging and other service provided in the hotel or lodging house, and in fixing such fair rate specify separately the rate of for lodging, boarding or other services. तो बेसिकली जो फेयर रेट का मतलब है वो ये है कि कोई भी ऐसा रेट जो हमारा कंट्रोलर है वो तय करेगा। कंट्रोलर को अगर लगता है कि इस होटल का जो रेट होना चाहिए वो 5,000 रुपये होना चाहिए, तो वो एक फेयर रेट बन जाएगा। तो फेयर रेट की डेफिनेशन ऐसा कुछ है नहीं, वो एक फेयर रेट है जो कंट्रोलर को फेयर लगता है। फिर आता है सेक्शन 2D जो बात करता है होटल और लॉजिंग हाउस की। तो सेक्शन 2D के हिसाब से कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई भी पार्ट जहाँ कोई भी बोर्डिंग और सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करी जाती है फॉर एनी मॉनेटरी कंपनसेशन, दैट विल बी होटल और लॉजिंग हाउस। मतलब आप जा करके पैसे दे करके रह रहे हो, आप रुक रहे हो, आप खा पी रहे हो, वो सबका सब होटल और लॉजिंग हाउस का पार्ट हो जाएगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इस एक्ट के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन हैं, टोटल टिल एम दे रखी है, यानी कि 13 है। 13 डेफिनेशन इस सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है। सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं वो है लैंडलॉर्ड, प्रीमाइसेस और टेनेंट की। इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर द कमोशन, थोड़ा सा हल्ला हो रहा है अगल बगल पर हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं लैंडलॉर्ड की, कि लैंडलॉर्ड क्या है। लैंडलॉर्ड का अगर हम सिंपल मतलब में देखें तो कोई भी लैंड का जो लॉर्ड है, जो लैंड का मालिक है, मकान मालिक, तो उसको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट पे लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन को बहुत वास्ट तरीके से बताया गया है। इस एक्ट के हिसाब से अ पर्सन who for the time being is either receiving or is entitled to receive rent of any premise, rent in respect of premises on his own account, or who is receiving rent in respect of premise on account or on behalf of or for the benefit of any other person, and who is entitled to receive rent in respect of premises as a trustee, guardian ऑफ रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन, ये सब लैंडलॉर्ड का पार्ट बन के आ जाएंगी। तो लैंडलॉर्ड का मतलब सिर्फ वो मकान मालिक ही नहीं है, पर ऐसा कोई भी इंसान है जो एक प्रीमाइस के ऊपर रेंट ले रहा हो, जो रेंट कलेक्ट कर रहा हो। तो इसमें दो केस लॉज हैं जिनकी हम बात करेंगे। पहला केस लॉ है इम्तियाज अली वर्सेस नसीम अहमद। इम्तियाज अली वर्सेस नसीम अहमद। इस केस में क्या होल्ड करा था सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड करा था कि कोई भी आदमी
जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होगी वो ऑथोराइज्ड अगर है पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो अगर कोई भी व्यक्ति पेमेंट रिसीव करने के लिए ऑथोराइज्ड है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो भी लैंडलॉर्ड की मीनिंग के अंदर फॉल करेगा। लाइक सपोज आपकी जमीन है, आपने जमीन पर एक मकान बना रखा है और मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और मैं आपके बिहाफ पर जाकर के रेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं भी लैंडलॉर्ड हूँ। एक और केस है जिसका नाम है दत्तात्रेय सीताराम बिनीवाले वर्सेस एम्परर। मैं फिर रिपीट करूंगा, दत्तात्रेय सीताराम बिनीवाले वर्सेस एम्परर। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड करा था कि अगर एक क्लर्क है, अगर वो भी एम्पावर्ड है टू कलेक्ट रेंट, कीप अकाउंट एंड मैनेज द प्रॉपर्टी, तो वो भी लैंडलॉर्ड होगा विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म लैंडलॉर्ड। जो ये दत्तात्रेय वाला केस है बेसिकली बॉम्बे का है, बॉम्बे का एक रेंट कंट्रोल एक्ट था, इसके ऊपर बेस्ड है। बट जो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन उस एक्ट पर दे रखी है और जो इस एक्ट पर दे रखी है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, तो एक केस भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज लैंडलॉर्ड का मतलब तो क्या निकल कर आ रहा है, जो हमने दो केस पढ़े और जो डेफिनेशन पढ़ी, उसका मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड का मतलब सिर्फ ओनर नहीं है। लैंडलॉर्ड का मतलब वो हर इंसान है जो लैंड के ऊपर रेंट कलेक्ट कर सकता है। मतलब अगर मैं लैंड ओनर हूँ, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी लैंड लॉर्ड कहा जा सकता है। तो यह है लैंड लॉर्ड की डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, फिर आते हैं लॉफुल इंक्रीज पर। यह है डिफाइन सेक्शन 2F पर। सेक्शन 2 ही लैंडलॉर्ड इंपॉर्टेंट है, अब सेक्शन 2F नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यह है लॉफुल इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि हमने बात करी थी, हम रेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो अगर रेंट को आप एक लॉफुल तरीके से, जो परमिट ये एक्ट कर रहा है उस वे पर आप रेंट को इंक्रीज करते हो, देन इट इज लॉफुल इंक्रीज। उसके बाद है सेक्शन 2G जो बात करता है मैनेजर ऑफ अ होटल की। मैनेजर ऑफ अ होटल क्या है? कोई भी ऐसा आदमी जो होटल की मैनेजमेंट का इंचार्ज हो। फिर आता है सेक्शन 2H जो बात करता है ओनर ऑफ अ लॉजिंग हाउस की। तो ओनर ऑफ अ लॉजिंग हाउस क्या है? वो भी लैंडलॉर्ड की तरह है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम ओनर का यूज कर रहे हैं। अब लॉजिंग हाउस में मैनेजर भी हो सकते हैं, लाइक लॉजिंग हाउस काइंड ऑफ अ होटल, राइट। तो मैनेजर और बाकी इंप्लॉइज भी हो सकते हैं। तो काइंड ऑफ लाइक लैंडलॉर्ड ही है ये जो डेफिनेशन है, बट इस केस पर ही इज द ओनर। ठीक है, तो कोई भी आदमी जो पैसे के बदले, प्रॉपर्टी के बदले अपने एजेंट या ट्रस्टी के थ्रू पैसे ले रहा है फॉर हिज प्रॉपर्टी, ही इज द ओनर ऑफ अ लॉजिंग हाउस। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये है प्रीमाइस की। तो प्रीमाइस का जो मतलब है वो बहुत बेसिक है। प्रीमाइस का मतलब है कोई भी बिल्डिंग जो विच इज इंटेंडेड टू लाइक, जिसको आप एक एज अ रेजिडेंस यूज कर सकते हो या फॉर कमर्शियल पर्पज यूज कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज, लाइक आई रीड इट आउट जो मैंने लिखा है। इट मीन्स एनी बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज और इज इंटेंडेड टू बी let separately for use as a residence or for commercial use or for any other purpose। तो मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप कॉमर्शियल यूज के लिए या रेजिडेंशियल यूज के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का पार्ट, दैट विल बी प्रीमाइस। एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड गार्डन, ग्राउंड एंड आउट हाउस। अगर इन इफ दे आर अपरटेनिंग टू सच बिल्डिंग, या मतलब बेसिकली अगर मेरी बिल्डिंग में एक पूल है, मेरी बिल्डिंग पर एक गार्डन है, तो उस केस पर वो पूल और वो गार्डन ही प्रीमाइस का पार्ट होगा। बट अगर सेपरेट पूल या गार्डन है तो उस केस में नहीं होगा। ठीक है। सेकेंडली, एनी फर्नीचर सप्लाई बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग, वो भी इसी का पार्ट निकल करके आता है। मतलब अगर लैंडलॉर्ड ने कोई सोफा, टेबल, चेयर, कोई भी सप्लाई ऐसी हमको दे रखी है, कोई फर्नीचर दे रखा है, तो वो भी प्रीमाइस का पार्ट होगा। लाइक आप रेस्टोरेंट पे जाते हो बैठने के लिए, तो उस केस पर भी जो रेस्टोरेंट पे आप बैठते हो तो प्रीमाइस का पार्ट हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट केस है, वो है कमला देवी वर्सेस लक्ष्मी देवी का। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड करा था कि प्रीमाइस का मतलब क्या है, क्या एक खाली पड़ा हुआ जमीन का टुकड़ा भी प्रीमाइस हो सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन निकल करके आया था इस केस पर। तो आपको क्या लगता है कि एक खाली टुकड़ा जमीन का क्या वो प्रीमाइस हो सकता है या नहीं हो सकता? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि देखो, बाउंड्री वॉल आपने अपनी जमीन पर कर दी पर छत कोई नहीं है, उस केस पर हम ये नहीं कह सकते कि प्रीमाइस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही कहा था कि वैकेंट पीस ऑफ लैंड कंटेनिंग द बाउंड्री वॉल बट नो रूफ डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्रीमाइस बट इट रिमेन वैकेंट पीस ऑफ लैंड विद इन द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसमें कुछ
खास बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन का टुकड़ा है और वो टुकड़ा सिर्फ बंजर पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, पर आपने उसमें चार दीवारी दे रखी है, तब भी वो प्रीमाइस नहीं होगा क्योंकि उसमें छत नहीं है। उसके बाद एक दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गोविंद सुहाई वर्सेस नारायण। तो गोविंद सुहाई वर्सेस नारायण के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, 6 गाइडलाइन दी हैं कि कब कोई बिल्डिंग को आप प्रीमाइस बोलोगे। तो बेसिकली ओपन पूल, ओपन रेस्टोरेंट जो चीजें होती हैं, इनको भी प्रीमाइस का पार्ट माना गया है। बट इन द सेंस आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जब इसके ऊपर छत नहीं है तो ये प्रीमाइस का पार्ट स्टिल है, क्योंकि ये कुछ पर्पस के लिए यूज हो रही है, ये एज अ प्रीमाइस यूज हो सकती है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वन ऑफ द गाइडलाइन लेड डाउन इन दिस जजमेंट। 6 गाइडलाइंस टोटल लेड डाउन करी हैं, वो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास नोटेड डाउन पॉइंट्स हैं, किताब के थ्रू मैंने निकाला था, तो वो देखना पड़ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम सेक्शन 2J पर, जो बात करता है प्रिस्क्राइब्ड की। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है कि कोई भी रूल जो इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हो, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। फिर सेक्शन 2K जो बात करता है स्टैंडर्ड रेंट की, कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा। तो इस एक्ट के हिसाब से कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा रेंट, सॉरी चीज बोलना क्या बहुत ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब वो है कोई भी ऐसा रेंट जो सेक्शन 6 पर डिफाइंड है, या जो सेक्शन 7 के थ्रू बढ़ाया जा चुका है, ऐसा कोई भी इंक्रीज रेंट, वो स्टैंडर्ड रेंट का पार्ट बनेगा। अब आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर। हमने कहा कि इसमें 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड, प्रीमाइस और टेनेंट। क्योंकि हम जो एक्चुअली डील कर रहे हैं वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डील कर रहे हैं। बाकी चीजें तो इस एक्ट की पार्ट की चीज समझ में आती है, बट जो हमारा एक्चुअल एम है टू स्टडी दिस एक्ट इज कि हम एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट का जो रिलेशन होता है उसको समझ पाए, ठीक है। तो अब हमारी जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, वो टेनेंट की है। तो टेनेंट क्या है? बेसिकली हमने पिछली वीडियो पर बात करा था कि एक टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है, तो टेनेंट की डेफिनेशन को भी 1976 पर अमेंड कर दिया गया था। 1976 से पहले टेनेंट वाज डिफाइंड एज एनी पर्सन बाय whom or on whose account or behalf the rent of any premise is, or but for a special contract would be payable, and includes a subtenant and also any person continuing in possession after the termination of his tenancy, but shall not include any person against whom any order or decree for eviction have been made. ये टेनेंट की डेफिनेशन थी बिफोर 1976। तो बेसिकली इसका मतलब क्या था कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके बिहाफ पर कोई रेंट या प्रीमाइस को आप लेकर रख रहे हो, और इसमें सबटेनेंट भी इंक्लूड होगा, और कोई ऐसा आदमी भी इंक्लूड होगा जो टेनेंट के टर्मिनेशन के बाद उस प्रॉपर्टी के पोजीशन पर है, तो वो सब के सब टेनेंट के ऊपर इंक्लूड होंगे। पर कोई भी ऐसा आदमी इंक्लूड नहीं होगा जिसके ऊपर कोर्ट ने एविक्शन की डिक्री ऑर्डर पास कर दिया हो, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बट 1976 के अमेंडमेंट के बाद इसमें थोड़ा चेंज निकल करके आया। तो इसमें जो एक एडिशन हुआ है वो ये हुआ है कि बेसिकली इसमें अगर जो टेनेंट है वो मर जाता है, तो उसके बाद उसकी स्पाउस, उसका सन और डॉटर, उसके पेरेंट्स, या उसकी विडो डॉटर इन लॉ, ये लोग भी टेनेंट का पार्ट बन सकते हैं। या और इसके अलावा इसमें और वो लोग भी आ सकते हैं जो ऑलरेडी उस घर पर रह रहे हैं, क्योंकि उनको भी आप फैमिली मेंबर की तरह काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने बात करी कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या निकल करके आया। हमने बात करी थी कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन चीजें और क्या क्या टेनेंट की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या है। तो बेसिकली टेनेंट की डेफिनेशन के अंदर जो अमेंडमेंट हो चुका है उसके बाद आता है अ सबटेनेंट, एनी पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, एंड जो दो 1976 से पहले थे वो तो हैं। इसमें एक एडिशन कर दिया गया कि अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी वाइफ, उसकी पेरेंट्स, सॉरी लेट मी रिपीट अगेन, उसकी वाइफ, उसका सन या डॉटर, मतलब बेसिकली बच्चे, उसके पेरेंट्स, और उसकी विडो डॉटर इन लॉ, अगर बेटी की डेथ हो गई और बेटा मैरिड हो तो डॉटर इन लॉ। तो ये चीजें भी टेनेंट के अंदर काउंट होती हैं। हाउएवर इसमें क्या है, इसमें तीन एक्सेप्शंस है, एक्सप्लेनेशंस हैं। जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो रेगुलेट करता है कि सक्सेशन की क्लास किस तरीके से होगी। वो कहता है कि पहले नंबर पर पत्नी को मिलेगा, फिर बच्चों को मिलेगा, फिर पेरेंट्स को मिलेगा, और उसके बाद विडो डॉटर इन लॉ को मिलेगा। जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो बात करता है कि अगर जो मेरा सक्सेस, सपोज मैं टेनेंट हूं, ठीक है, मैं मर जाऊं,
मेरे बाद मेरी वाइफ को मिलेगा। अब सपोज मेरी वाइफ जो है वो मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस पे मेरी वाइफ का जो उस पर राइट होगा वो सिर्फ 1 साल के लिए होगा। तो जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये बात करता है, वो ये कहता है कि अगर जो सक्सेसर है वो अगर बेसिकली मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, जो टीनेंट है उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस पर उसको आप कह सकते हो कि वो प्रॉपर्टी को एविक्ट 1 साल के बाद उसे करना पड़ सकता है, बिकॉज उसके राइट सिर्फ 1 साल तक का है। हाउएवर जो एक्सप्लेनेशन 3 है वो ये कहता है कि जो सक्सेसर हैं वो स्टिल कंटिन्यू कर सकते हैं इवन इफ एक टीनेंट का खत्म हो चुका हो राइट। लाइक सपोज हमने बात करी थी कि क्लास 2 पर 2 लोग निकल करके आते हैं, ठीक है, या मुस्लिम लॉ के अंदर 4 शादी करना अलाउड होता है। तो सपोज एक वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बाकी 3 नहीं है। एक एक एग्जांपल ये है, ये एग्जांपल हम बच्चों का लेकर चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर एग्जांपल रहेगा। तो सपोज सेकंड क्लास पर आते हैं बच्चे, सन एंड डॉटर। जो सन है उसकी जॉब लगी हुई है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट जो डॉटर है वो डिपेंडेंट है। तो इस केस पर जो सन है उसका तो राइट 1 साल के लिए रहेगा, बट डॉटर विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कर सकती है बिकॉज वो एक्सप्रेशन 3 के अंदर फॉल कर जाएगी, ठीक है। अब जब हम बात करें टीनेंट की, तो उसमें 2 टाइप की टीनेंसी होती है। एक होती है कॉन्ट्रेक्चुअल टीनेंसी टीनेंट, और एक होते हैं स्टैट्यूटरी टीनेंट। तो बेसिकली टीनेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कॉन्ट्रेक्चुअल टीनेंट एंड स्टैट्यूटरी टीनेंट। और वैसे भी टीनेंसी भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल टीनेंसी एंड स्टैट्यूटरी टीनेंसी। अब कॉन्ट्रेक्चुअल टीनेंसी का देखो, जो दोनों वर्ड्स है कॉन्ट्रेक्चुअल और स्टैट्यूटरी, दोनों वर्ड आपस में खुद ही बता रहे हैं कि क्या है, क्या हो सकती है। तो अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीनेंट इज समवन हु ऑक्यूपाइज द प्रीमाइस एंड इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ द प्रीमाइस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, आपका घर है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया, जब तक कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के बीच में वैलिड है, चल रहा है, तब तक मैं कॉन्ट्रेक्चुअल टेनेंट हूं। क्लियर इज दैट? ठीक है। बट इफ अ पर्सन इज स्टिल इन पोजेशन ऑफ द प्लेस इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अपनी लीज करी पर लीज एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई, मैं फिर भी आपके घर में कब्जा करे बैठा हूं, आपको मैं रेंट पे कर रहा हूं, पर मैं आपके घर पर हूं, मैंने अपनी लीज रेन्यू नहीं करवाई, मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं आपके घर में आकर के जहाँ आपका घर है उसमें किराए पर रह रहा हूँ, आपको टाइम पर किराया दे रहा हूँ, आपको टाइम पर सब कुछ दे रहा हूँ, तो मैं इस केस पर अगर जो हमारा ये रेंट कंट्रोल एक्ट है इससे अगर मैं बचा हुआ हूं, अगर मैं इसके एम्बेड पर आता हूं, ठीक है, अगर मैं इसकी प्रोटेक्शन में आता हूं, तो उस केस पे मैं बन जाता हूं स्टैट्यूटरी टीनेंट, मैं स्टैट्यूट के थ्रू टीनेंट बन जाता हूं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी टीनेंट। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो टर्म है इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं करा गया है अंडर एनी रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ इंडिया। ये कोर्ट का बनाया हुआ वर्ड है। बेसिकली ये जो कोर्ट ने भी लिया है ये इंग्लिश लॉ से लिया है, क्योंकि इंग्लिश लॉ पर जो इंग्लिश रेंट कंट्रोल एक्ट है 1971 के आसपास कभी का उनका एक्ट है, 1970s का समथिंग का एक्ट है, तो उस एक्ट के अंदर ये वर्ड डिफाइंड है कि एक स्टैट्यूटरी टीनेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी टीनेंट की। फिर हम आते हैं 2M पर जो बात करता है अर्बन एरिया की। तो अर्बन एरिया को डिफाइन करा गया है as the same which is defined under Delhi Municipal Corporation Act of 1957। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों को कवर करनी थी। अब इसके अलावा हम एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट चीज को हम कवर कर सकते हैं, वो ये है कि प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। तो पहला जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 13 तक ये रेंट की बात करता है पूरा पूरा। सेक्शन 4 कहता है कि अगर आपने कोई रेंट फिक्स कर रखा है तो उसके ऊपर का जो रेंट है, देखो हमने बात करी थी स्टैंडर्ड रेंट की, सेक्शन 6 पे हमने कहा डिफाइंड है, तो जो सेक्शन 6 पर रेंट डिफाइंड है उसके ऊपर आप कोई भी रेंट लोगे उसको रिकवर नहीं कर सकते। सपोज आपने मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, हम 1944 1942 में हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं आपके घर पर 50 रुपए के हिसाब से आकर रह रहा हूं। ठीक है, अब दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट निकल करके आ गया। जैसे ही एक्ट निकल करके आया, इसने ये डिफाइन कर दिया कि जो स्टैंडर्ड रेंट है वो 20 रुपए है। अब मैं आपको 20 रुपए देना शुरू कर दूं और आपको नहीं 50 रुपए देता था, मुझे 30 रुपए और चाहिए, तो अब आप मुझसे वो रुपए को रिकवर नहीं कर सकते हो। दैट इज सेक्शन 4 इन सिंपल वर्ड्स।
सेक्शन 5 है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। ठीक है, तो बेसिकली आप हमने बात करी स्टैंडर्ड रेंट की कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा। इसके ऊपर आप कोई भी चार्ज मुझसे क्लेम नहीं कर सकते हो। आप अगर मेरे लैंडलॉर्ड हो, आपको कि मैं आपको घर में रहने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपकी लीज को रिन्यू करने के लिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए मैं वो दे रहा हूँ, तो आप आकर के बेसिकली वो दो, तो वो अलाउड नहीं है। आप मुझसे वो चीज़ नहीं ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मुझसे कहो कि मैं टीनेंट हूँ और आप मुझसे आकर के कहो कि एक काम कर, तू मेरा घर छोड़ दे और इसके बदले इतने रुपए ले ले, क्योंकि इस लॉ के आने के बाद जो टीनेंट के राइट थे काफी स्ट्रांग हो गए थे। हमने पिछली वीडियो पर ये बात करी थी कि किस तरीके से दिल्ली रेंट कंट्रोल आने के बाद जो टीनेंट थे उनके राइट काफी स्ट्रांग थे, उनको एविक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका था और जो लैंड ओनर्स थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे, वो लॉस में जा रहे थे। राइट, तो अगर आप मुझसे कहो कि आप टीनेंट हो, आप छोड़ दो, आप रिलिंक्विश कर दो अपने राइट को और मैं किसी और को टीनेंट बना देता हूँ, इसके बदले आप इतने रुपए ले लो, तो वो करना भी मेरे लिए अनलॉफुल है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैंने 1939 से पहले कोई पेमेंट करी हो, उसके ऊपर एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये सिंपल सिंपल सी बात ये करता है। फिर सेक्शन 6 पर हम आते हैं, जो हमने कहा था स्टैंडर्ड रेंट है, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 6 है स्टैंडर्ड रेंट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी प्रीमाइस मीन्स in the case of residential premise where such premise have been let out at any time before the second day of June 1944. A. If the basic rent of such premise per annum does not exceed 600 the basic rent, or if the basic rent of such premise per annum exceeds 600 rupees the basic rent together with 10% of such basic rent. तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या कहा कि अगर आप लोगों ने जो डील डील करी थी वो 2 जून 1944 से पहले कर ली थी, अगर आपने अपने मकान को 2 जून 1944 से पहले किराए पर लगाया था, तो उस केस पे अगर आपका जो रेंट है वो 600 रुपए पर एनम से कम है, वो बेसिक रेंट हो जाएगा। और अगर वो 600 रुपए से ज्यादा निकल करके आता है तो 600 रुपीज प्लस 10% ऑफ सच बेसिक रेंट वो आपका बेसिकली बन जाएगा स्टैंडर्ड रेंट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी जो 2 जून 1944 से पहले ली थी। अब सेकंड सिचुएशन क्या निकल कर आ सकती है कि हमने प्रॉपर्टी बाद पर ली हो, तो वेयर सच प्रीमाइस हैव बीन लेट आउट एट एनी टाइम ऑन और आफ्टर द सेकंड डे ऑफ जून 1944। तो इस केस में क्या होगा? पहला, हमने पहले बात करी थी लास्ट एक्ट पे कि जब 42 के आसपास एक एक्ट निकल करके आया था, मेवाड़ दिल्ली अजमेर मेवाड़ा एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, याद है? तो वो जो एक्ट है उसकी बात है, ये करता है सेक्शन 2 सब क्लॉज सेक्शन 6(2)(a). ये कहता है इन एनी केस where the rent of such premise has been fixed under the Delhi and Ajmer Mirwara Rent Control Act 1947 और द दिल्ली एंड अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट 1952। 44 के बाद ये निकल कर आया एक्ट 1947 पर, तो इस केस पर और दिल्ली अजमेर रेंट कंट्रोल एक्ट 52 का, उसके ऊपर अगर वो लागू होता है तो इफ सच रेंट पर एनम डज नॉट एक्सीड 1200 रुपीज द रेंट सो फिक्स्ड। तो अगर 1200 रुपए के ऊपर नहीं जाता तो 1200 रुपए आपका रेंट माना जाएगा। इफ सच रेंट पर एनम एक्सीड 1200 रुपीज द रेंट सो फिक्स्ड टुगेदर विद 10% ऑफ सच रेंट। तो 1200 के ऊपर जाता है तो 10% उसका एडिशनल आप चार्ज कर सकते हो, मतलब 120 रुपए उसमें और एड कर सकते हो। उसके अलावा इन एनी सच केस द रेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 7.5% per annum of the aggregate amount of reasonable cost of construction and the market price of the land comprised in the premise on the date of the commencement of the construction। और इसके अलावा कोई भी जितने केस निकल करके आएंगे उन केसेस पर क्या, जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा उसका 7.5% जो होगा उसके ऊपर तक आप रेंट ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों की बात करता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की भी, ये बात करता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भी। तो बेसिकली बाकी कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर एक चीज इंपॉर्टेंट और है इसमें, अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, तो वो कहता है कि अगर किसी लैंडलॉर्ड को अपना रेंट बढ़ाना है तो उसको अपने टेनेंट को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करना है काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के अंदर। तो 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है। और उसके अलावा है कि जो आपका स्टैंडर्ड रेंट होगा सेक्शन 9 के अंदर, उसको जो कंट्रोलर होगा वो तय करेगा कि आपका स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा। ठीक है, बस इसके अलावा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सेकंड, इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है।
हाँ, तो इसमें सेक्शन 13 अगर आप पढ़ोगे तो बात करता है रिफंड करने की। तो सब हमने बात करी कि ये जो एक्ट है बाद में निकल कर के आया, राइट? तो अगर सेक्शन 13 इस एक्ट का क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर सपोज़ मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करा इस एक्ट के आने से पहले और आपने मुझसे कुछ कंसिडरेशन ली और आपने मुझे एक हायर रेंट पर दे दिया, ठीक है? मैं आपको रेंट पे करते-करते आ रहा हूँ। तो उस केस पर मैं इस एक्ट के आने के 1 साल के अंदर-अंदर रेंट कंट्रोलर को अपनी एक एप्लीकेशन दे सकता हूँ कि मैं आपको इतना ज़्यादा रेंट पे करते आ रहा हूँ। तो मुझे जो एक्सेस अमाउंट खुद मैं दे चुका हूँ उसको रिफंड करवा दिया जाए, तो वो पैसा मुझे रिफंड मिल सकता है। ये सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट बोलता है, ठीक है? अब सेक्शन 14 से शुरू होता है कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट। हमने बात करी थी अभी तक राइट्स ऑफ टेनेंट की, अब आते हैं राइट ऑफ लैंडलॉर्ड। क्योंकि हमने कहा जो आपके किराएदार हैं उनकी राइट तो बता दी कि उसको आप एविक्ट नहीं कर सकते हो, उसका आप रेंट नहीं बढ़ा सकते हो और उनको निकालना मुश्किल है, उनका रेंट बढ़ाना मुश्किल है, तो अब जो लैंडलॉर्ड है वो करे क्या? क्या उसको निकाल ही नहीं सकता प्रॉपर्टी से कभी? ना निकालेगा तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या रह गया? तो अब जो ये आने वाला है अगला जो चैप्टर 3 है इस एक्ट का, वो इसके बारे में बात करते हैं और हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो या मुझे आप पर्सनली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरा जो हैंडल है वो है @द तिवारी। तो वहाँ मैं आपको इसका आपके क्वेश्चंस का आंसर पर्सनली भी दे सकता हूँ या आप बेसिकली कमेंट में करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ आंसर दे सकता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो जो मैंने पहले बोला वो कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो पर जहाँ हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे पर, ठीक है? अब हम बात करेंगे एविक्शन की और फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो है हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जहाँ पर वो कंट्रोलर, रेंट कंट्रोलर, ट्राइब्यूनल, इनकी बात हम थोड़ी-थोड़ी करेंगे और हमारा दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।